अपन एग्जामिनेशन ऑफ सरदार को छोड़ दिए थे, उसको कल नहीं पढ़े थे, उसको फ्रेश माइंड से आज पढ़ते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ सरदार इम्पोर्टेंट है। इसमें देखिएगा बहुत से क्वेश्चंस आपके एनसीएल में बने हैं और आगे सरदार का एग्जाम है इसलिए बन सकता है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। रेगुलेशन नंबर भी याद रखना है जो कि एग्जाम में आ चुका है, इसलिए आप इसके लिए और ठीक, ये एग्जाम में आ भी चुका है कि एग्जामिनेशन ऑफ सरदार का रेगुलेशन नंबर क्या था। एग्जामिनेशन बाय सरदार का रेगुलेशन नंबर 129 है, ये आपको याद रखना है। एक तो एग्जाम क्वेश्चन यहीं से बनता है, बहुत से एग्जाम में आ चुके हैं, लास्ट एग्जाम में भी आपका आ चुका है। ओके, तो पहला लाइन है, पहला पॉइंट ये बोलता है कि एवरी प्लेस इन अ माइन, माइन के हर उस प्लेस में, चाहे वो बिलो ग्राउंड हो या ओपन कास्ट हो, ठीक है, इंक्लूडिंग ट्रेवलिंग रोडवे, जहाँ से आना जाना करते हैं उसको उसको भी इंक्लूड करेंगे, और लैंडिंग्स, जहाँ पर शाफ्ट का लैंडिंग होता है, वेयर वेयर वर्क इज कैरीड ऑन और वेयर पर्सन्स आर स्टेशनड और रिक्वायर्ड टू पास शैल बी प्लेस्ड अंडर द चार्ज ऑफ सरदार और कॉम्पिटेंट पर्सन। ठीक है, तो सरदार के चार्ज में क्या क्या है भैया? हर उस माइंस का, चाहे ओपन कास्ट हो या अंडरग्राउंड हो, जहाँ से लोगों का आना जाना है, जहाँ लैंडिंग हो रहा है, ठीक है, जहाँ काम होता है, और जहाँ पर्सन रुकते हैं, स्टेशन है मान लीजिए कोई, जहाँ पर्सन रुकते हैं और जहाँ से पर्सन का आना जाना है, वो सब किसके अंडर चार्ज में रहेगा? सरदार के चार्ज में रहेगा। ठीक, सरदार को एक डिस्ट्रिक्ट असाइन किया जाता है। द माइंस और डिस्ट्रिक्ट असाइन टू अ सरदार और अदर competent person shall not be of such a size, nor shall any additional duties other than his duties under these regulations be such as to be likely to prevent him from carrying out in a thorough manner। मतलब जो सरदार का जो डिस्ट्रिक्ट असाइन किया गया है या माइन का कोई भी पार्ट असाइन किया गया है, वो इतना बड़ा साइज का नहीं होना चाहिए कि वो अपना ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म ना कर सके। ठीक है, साइज उसका, इसका साइज वैसे कहीं मेंशन नहीं किया गया है। ओवरमैन का साइज एक बार सर्कुलर में मेंशन किया गया है कि ओवरमैन के डिस्ट्रिक्ट का साइज कितना होना चाहिए। सर्कुलर में बताया गया है कि ओवरमैन के डिस्ट्रिक्ट का साइज होना चाहिए जिसमें उसके अंडर में 100 से ज्यादा पर्सन काम ना करे। ठीक है, ये सर्कुलर है। सर्कुलर क्या है? ओवरमैन का बता रहा हूँ। ठीक है, सरदार का कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि क्या साइज होना चाहिए, लेकिन ओवरमैन का सर्कुलर में साइज लिखा हुआ है कि उसके अंडर 100 से ज्यादा लोग काम ना करें। ठीक, एक तो ये था। और क्या था? पहला पॉइंट से, मतलब जो उसका डिस्ट्रिक्ट है उसका एक पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक जहां तक उसे देखना है, वो 750 मीटर से ज्यादा ना हो। ठीक है, ओवरमैन की बात हो रही है, सरदार से इसको मत रिलेट कर लेना। ठीक है, 750 से ज्यादा ना हो। और इसके एक और कंडीशन दिया है कि यदि 1.5 मीटर से कम है हाइट, 1.5 मीटर से, हाँ 750 मीटर, 1.5 मीटर से यदि हाइट कम है, ठीक है, या 1/5 से ज्यादा इंक्लिनेशन है, तो ये 750 वाली जो दूरी है वो घटकर कितनी हो जाएगी? 450 मीटर। क्लियर? ये सारी चीजें ओवरमैन के बारे में दिया है। मानिक सरदार का कहीं खोजा हमने, कहीं ऐसा कुछ नहीं दिया है। ये हो गया। और उसका प्रोडक्शन कितना होना चाहिए? 100 टन पर शिफ्ट। उस जगह को जहां उसे अलॉट किया गया है उसका प्रोडक्शन कितना होना चाहिए? 100 टन पर शिफ्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो ये सारे चीजें पॉइंट है किससे रिलेटेड? ओवरमैन के साइज के रिलेटेड। ओके, ये सर्कुलर में है, इसका स्क्रीनशॉट मैं व्हाट्सएप में आज डाल दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा, उससे आप इसका ओवरमैन के साइज का नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट उस स्क्रीनशॉट पे मिल जाएंगे। ठीक है, 120 टन जो बोल रहे हो आप, वो किसके केस में? डिप्लरिंग के केस में। मान लीजिए जहाँ डिप्लरिंग हो रहा है वहां उसके साइज कितना होना चाहिए? 120 टन पर शिफ्ट। ठीक है, डेवलपमेंट है 100 टन पर शिफ्ट, अगर डिप्लरिंग हो रहा है तो 120 टन पर शिफ्ट। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट मैं सर्कुलर से स्क्रीनशॉट करके आपको डाल दूंगा व्हाट्सएप में, तो इससे आप क्या करेंगे? सारा एक नोट्स बना लेंगे कि ओवरमैन के डिस्ट्रिक्ट का साइज कितना होता है। ठीक, और सरदार का कहीं कुछ ऐसा मेंशन नहीं है कि उसका कितने अंडर में काम करेंगे ये वो, बस आप सर्कुलर याद रखिए कि जो पार्ट उसको असाइन किया जाएगा वो इतना बड़ा ना होना चाहिए कि उसके लिए वो थकाऊ हो जाए। हम्म, बंटन का बताएं। बंटन सिद्धार्थ सर बताए होंगे,
चलिए लास्ट में टॉपिक के लास्ट में बता दूंगा। बंटन आसन में 3 मीटर से ज्यादा हाइट के रूफ में टेस्टिंग के लिए, और ठीक है, टेस्टिंग के लिए ही काम आता है। 3 मीटर से जब ज्यादा हाइट रहता है रूफ का, उस पे उसको डिटेल में लास्ट में बता देंगे। और रिपीट क्या करें हम? ओवरमैन वाले को रिपीट करें? देखो दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, उतना साइज उसका जो सरदार का जो साइज है। हाँ, ठीक, ओवरमैन वाले को भी लास्ट में ये, अच्छा ओवरमैन वाले को अच्छे से देखो, यहाँ एक एक पॉइंट लिख देता हूँ। मान लो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, 100 लोग उससे ज्यादा, उसके अंडर में 100 पर्सन, पी से पर्सन ले लो, ठीक है, उसके अंडर में 100 पर्सन से ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। दूसरा क्या बोला, एक पॉइंट से लेके जो उसका वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट है, उसका स्टार्टिंग से लेके एंड तक 750 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, सॉरी 750 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये पॉइंट 450 मीटर हो जाएगा तब जब उसका इंक्लिनेशन 1/5 है, उसका इंक्लिनेशन 1/5 है। और क्या बोल रहा है, 1.5 मीटर से छत की ऊंचाई कम है, मतलब झुक के चलना पड़ेगा, 1.5 मीटर से ऊंचाई कम होने पे झुक के चलना पड़ता है, तो उस केस में ये डिस्टेंस हो जाएगा 450 मीटर। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट क्या था, उस शिफ्ट में 100 टन पर शिफ्ट, एक शिफ्ट में कितना कोयला निकल रहा है, 100 टन पर शिफ्ट से उस डिस्टेंस से ज्यादा नहीं वो निकलना चाहिए। डिस्टेंस, रेडियस नहीं, डिस्टेंस, डिस्टेंस जो चल के वो जाता है वो डिस्टेंस वो याद करें। ठीक है, और डिप्लरिंग के केस में ये 100 टन कितना हो जाएगा, 120 टन पर शिफ्ट। ठीक है, डिप्लरिंग के केस में ये प्रोडक्शन कितना हो जाएगा, एक शिफ्ट में 120 टन। उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, पूरे माइंस की नहीं हो रही है, जहां उसे अलॉट किया गया है उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है। क्लियर है? तो ये 100, 750, 450, 100 और 120 टन। ठीक है, बाकी इसका स्क्रीनशॉट डालूंगा मैं व्हाट्सएप में, उससे देख के आप अपना खुद का एक नोट्स अच्छे से अपने तरीके से बनाइए जो आपको याद रहे। हम्म, हाँ क्या है, इज लाइकली टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम कैरिंग आउट इन अंडर द इफ एनी डाउट अराइज। हाँ, अगर कोई डाउट अराइज हो रहा है कि कितना उसको साइज दिया जाएगा, तो इट शैल बी रेफर टू द चीफ इंस्पेक्टर फॉर डिसीजन। तो इसके डिसीजन के लिए इसको कैसे, किसको रेफर किया जाएगा, चीफ इंस्पेक्टर को। 1/5 से ज्यादा मतलब एंगल बढ़ेगा तो, ठीक है, अच्छा कम होगा, सॉरी सॉरी, 1/5 से कम मतलब ज्यादा ही बोलेंगे यार, सॉरी मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ तुम लोग के चक्कर में। 1/5 से ज्यादा ही ना बोलेंगे, क्योंकि 1/4, 1/3, 1/2 इस तरीके से होगा। चलिए, एट द एंट्रेंस टू एवरी माइन और डिस्ट्रिक्ट वन और मोर स्टेशन शैल बी फिक्स्ड। देखो जहां माइंस का एंट्री है, जहां माइंस का एंट्री है, वहां क्या करेंगे, अपन एक स्टेशन बनाएंगे। वहां क्या बनेंगे, एक स्टेशन बनाएंगे। ठीक है, वहां एक स्टेशन बनाएंगे जो कि मैनेजर के द्वारा फिक्स किया जाएगा। ठीक, जहां माइंस का एंट्री है वहां स्टेशन बनाएंगे, तो उस स्टेशन पे अपन सारे बंदों को रखेंगे तब तक ऑफ अ माइन वर्किंग इन कंट्रोल सेशन, एंड एक्सेप्ट इन द केस ऑफ अ माइन वर्किंग इन कंट्रोल सेशन, नो पर्सन सेल अदर देन द पर्सन मेकिंग द एग्जामिनेशन अंडर रेगुलेशन 4 और ऑफिशियल सेल पास बियॉन्ड सच स्टेशन अंटिल ऑल द रोडवेज। देखो क्या बोल रहा है, इस लाइन का कहने का मतलब क्या हो रहा है, हाँ स्टीपर, जो 1/5 से स्टीपर रहेगा तब। ठीक है, ये तीसरा वाला पॉइंट क्या बोल रहा है, देखिए ये मान लीजिए माइन का एंट्री है, ओके, यहाँ से माइन का एंट्री है, और ये ठीक है, या किसी डिस्ट्रिक्ट का एंट्री है, मान लो ये माइंस का एंट्री हो गया और ये डिस्ट्रिक्ट का एंट्री हो गया। यहाँ क्या हो रहा है, हम किसी नए डिस्ट्रिक्ट में घुसने वाले हैं, तो यहाँ पास क्या करेंगे, अपन एक स्टेशन जैसा बना देंगे। ठीक है, स्टेशन जैसा बना देंगे, मैनेजर फिक्स करेगा, तो यहाँ पास सारे बंदे रहेंगे तब तक जब तक कि कोई वहां जाके एग्जामिनेशन ना कर ले। क्या क्या एग्जामिनेशन ना, सरदार जाके एग्जामिनेशन ना कर ले, क्या क्या एग्जामिनेशन कर ले, रोडवे सही है कि नहीं, वर्किंग प्लेस सही है नहीं, ठीक है, तो जहां पास वर्कर को जाना है वो वर्किंग प्लेस है सही है कि नहीं, हैव बीन एग्जामिन्ड बाय द कंपिटेंट पर्सन इन चार्ज ऑफ द माइन और डिस्ट्रिक्ट एंड फाउंड टू बी सेटिस्फैक्टरी वेंटिलेटेड, वेंटिलेटेड सही से है कि नहीं, एंड सेफ इन कंडीशन। मतलब कुल मिला के ये लाइन क्या कह रहा है, अपन माइन या डिस्ट्रिक्ट के एंट्रेंस में एक स्टेशन बनाएंगे, जहां जब तक वो बंदे क्या वहां तब तक खड़े रहेंगे जब तक कि सरदार अंदर जाके सब कुछ चेक ना कर ले कि आपका रोडवे सही है कि नहीं, वर्किंग प्लेस सही है कि नहीं, वेंटिलेशन जो है, स्टेशन का नाम स्टेशन ही होता है।
ठीक है। एंड इन सेफ कंडीशन, और वो जगह जो है वो सेफ कंडीशन है कि नहीं। इसको स्टेशन का जो जगह रहता है उसको कौन फिक्स करता है, मैनेजर फिक्स करता है। ओके। और ये कब है, कंटिन्यूस ससेशन मतलब क्या है, अंदर जाके चार्ज लेते हैं उस केस को छोड़ करके, अंदर जाके जो चार्ज लेते हैं उस केस को छोड़ करके बाकी केस में ये चीजें होते हैं। कंटिन्यूस मतलब चलते रहता है, उस चीज को छोड़, मान लो आपका 1 बजे वाला शिफ्ट, 2 बजे वाला शिफ्ट, 1 बजे सब बाहर निकल गए, फिर 2 बजे वाला शिफ्ट अंदर जा रहा है, तो इस केस में ये काम किया जाता है। और बाकी अंदर पहले से लोग काम कर रहे हैं, फिर आप उसी में जाके चार्ज लेंगे, तो उस केस में ये चीज नहीं किया जाता। ठीक है। एवरी स्टेशन रेफर, जो हमने रेगुलेशन 3 में स्टेशन पढ़ा, ठीक है, वहाँ क्या लिखा रहेगा, स्टेशन लिखा रहेगा, कैपिटल लेटर में स्टेशन लिखा रहेगा। एंड सच अ साइज एज टू अकोमोडेट ऑल पर्सन एम्प्लॉयड इन द डिस्ट्रिक्ट इन एनी वन शिफ्ट। ठीक है, स्टेशन का साइज कितना रहेगा कि एक शिफ्ट में जितने भी बंदे जा रहे हैं वो सारे वहाँ उस स्टेशन में जाके बैठ सके, खड़े हो सके। ठीक है, क्लियर। उस जगह के ऊपर में अपन स्टेशन इस तरीके से कैपिटल में लिख देंगे, और उस स्टेशन का साइज कितना रहेगा कि जितने भी उस शिफ्ट में एम्प्लॉय हैं वहां जाके आराम से अट जाए। ओके। ट्रैवलिंग रोडवे हो गया, मेन आपका ट्रैवलिंग रोडवे हो गया। ओके। बाकी देखो अभी ये 5वां पॉइंट में सारा चीज आ जाएगा कि क्या क्या इंस्पेक्ट करता है, और जो आप रिपोर्ट लिखते हैं उसमें भी ये जो 5वें पॉइंट में जो जो चीज दिया है वो सब आप क्या करेंगे, रिपोर्ट में भी लिखेंगे। तो ये 5वां पॉइंट देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा रोड कहाँ कहाँ क्या क्या इंस्पेक्ट करता है, वो सब कुछ ये 5वें पॉइंट में दे दिया है। ठीक है, दस्तरदार या कोई भी कंप्लेंट पर्सन बाई सच असिस्टेंट, असिस्टेंट के साथ जाएगा, एज में बी रिक्वायर्ड सेल विद इन 2 आवर्स। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, WCL के एग्जाम में एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि शिफ्ट के स्टार्टिंग में कितने घंटे के अंदर, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि शिफ्ट के स्टार्टिंग में कितने घंटे के अंदर सरदार सारा एग्जामिनेशन जाके कर लेगा, इंस्पेक्शन, सॉरी एग्जामिनेशन बोल रहा हूँ, इंस्पेक्शन कितने घंटे के अंदर करेगा शिफ्ट के स्टार्टिंग में। तो ये 2 घंटा लिखा है। ये WCL में एक बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, आगे भी ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए ये एक इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से टिक कर लें। बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ वर्क मतलब काम चालू होने से पहले शिफ्ट में, इंस्पेक्ट, सरदार क्या करता है, पूरा इंस्पेक्शन करेगा। अब क्या क्या इंस्पेक्शन करेगा, उसका एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, जो आपकी रिपोर्ट राइटिंग से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, एनसीएल में जो बना था रिपोर्ट राइटिंग से क्वेश्चन इसी से बना था कि एवरी पार्ट ऑफ द माइन, माइंस का हर एक पार्ट और डिस्ट्रिक्ट असाइन टू हिम, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट या पार्ट उसे असाइन किया गया है। ठीक है, ये नहीं कि पूरा खदान का इंस्पेक्शन करेगा। सरदार को क्या करता है, एक एक डिस्ट्रिक्ट या कोई एक पार्ट असाइन किया जाता है। ठीक है, कि आप उस फलना डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, आप उस उधर जाएंगे। ठीक है, तो जो भी पार्ट उसको असाइन किया गया है उसका हर एक पार्ट को उसे इंस्पेक्ट करना है। एक पहला लाइन ये है, इन विच पर्सन टू हैव वर्क, जहां जहां उस डिस्ट्रिक्ट में जहां जहां आदमियों को काम करना है और पास होना है ड्यूरिंग द शिफ्ट। ठीक है, कहाँ कहाँ इंस्पेक्शन करेगा, जहां जहां डिस्ट्रिक्ट में आदमी लोगों को काम करना है और जहां से आना जाना करना है। एक ही हो गया ऑल रोडवेज एंड वर्किंग प्लेसेस, जितने भी रोडवेज हैं उस डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी रोडवेज हैं, असाइन मतलब यार मैं मैनेजर हूँ, मैं तुमको सरदार को असाइन कर दिया कि आप फलना डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे। ठीक है, अब डिस्ट्रिक्ट का हर माइंस में अलग अलग नाम है। अब मान लो लेवल डिप बोलते हैं, अंडरग्राउंड आप जाए होंगे तो जानते हैं, 46 लेवल 30 डिप में आप जाएंगे। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट का इस तरीके से नाम होगा। तो असाइन मतलब क्या, उसको अलॉट करना। ठीक है, अलॉट तो समझ रहे हैं ना, उसको अलॉट करना, जो भी मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर उसको अलॉट किया है उस जगह का ये सब करेगा। तो जितने भी रोडवेज हैं वो सारा रोडवेज का इंस्पेक्शन करेगा, वर्किंग प्लेसेस का इंस्पेक्शन करेगा, जहाँ ड्रिलिंग हो रहा है, जहाँ ब्लास्टिंग होना है, जहाँ लोडिंग होना है, वो सारे क्या कहलाएंगे, वर्किंग प्लेसेस। वर्क इज टेम्पररी स्टॉप्ड एंड असर्टेन द कंडीशन देयर ऑफ एज रिगार्ड। ठीक है, जहाँ टेम्पररी स्टॉप्ड हो गया है वहां भी इंस्पेक्शन करेगा, कि जहाँ काम होता है कुछ दिन के लिए स्टॉप हुआ है लेकिन कुछ दिन बाद खुल जाएगा। ठीक है, उसके डिस्ट्रिक्ट में। और ठीक, और क्या करेगा, वेंटिलेशन देखेगा कि वेंटिलेशन सही है कि नहीं। ठीक है, सैनिटेशन देखेगा, सैनिटेशन मतलब गंदगी, गंदगी तो नहीं है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ गैसेस देखेगा कि गैस तो प्रेजेंट नहीं है। वो फ्लेम सेफ्टी लैंप जो भी आजकल वो मॉनिटरिंग वाला इलेक्ट्रिक वाला, सॉरी बैटरी वाला आ गया, उससे क्या करेगा, अब गैस चेक करेगा। द स्टेट ऑफ रूफ, रूफ सही है कि नहीं, साइड सही है कि नहीं। ठीक है, रूफ कहीं
गिर तो नहीं जाएगा, रूफ कमजोर तो नहीं है, साइड्स को चेक करेगा डंडा से, ठीक है। जो अभी हमने क्लास सरदार सर ने लिया है कि साइड और रूफ को किस तरीके से चेक करते हैं, वो सब कौन करेगा? सरदार करेगा, जो उसके डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ स्पॉन्टेनियस हीटिंग चेक करेगा कि स्पॉन्टेनियस हीटिंग तो नहीं है कहीं, ठीक। अदर फायर रिस्क, कहीं आग लगने का कोई खतरा तो नहीं है। जनरली सो फार द सेफ्टी ऑफ पर्सन इज कंसर्न, ठीक है। हर उस चीज को इंस्पेक्शन करेगा जो कि आदमी के सेफ्टी से रिलेटेड है। एंड सिमिलर इंस्पेक्शन शैल बी मेड वंस एटलीस्ट इन एवरी 4 आवर्स, ये तो शुरुआत के 2 घंटे में करेगा, शिफ्ट होने के शुरू होने के 2 घंटे में करेगा, और शिफ्ट जब चालू हो जाएगा तो हर 4 घंटे में एक बार ये इंस्पेक्शन दोबारा करेगा। बस बस यही चीज आया ना, जो आप पूछ रहे हो एक शिफ्ट में सरदार कितनी बार चेक करता है, तो यही चीज लिखा है कि देखो शिफ्ट जब चालू हो गया तो हर 4 घंटे में ये इंस्पेक्शन दोबारा करेगा, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ ये मिल गया। तो एक एक पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है, रिपोर्ट राइटिंग में भी आ जाता है कि रिपोर्ट में ये जो जो चीज किया इसने इंस्पेक्शन, वो सारा चीज वो क्या करता है, रिपोर्ट राइटिंग में लिख देता है कि ये मैंने इंस्पेक्शन किया है, ठीक है। तो रिपोर्ट राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ओके। एंड सिमिलर इंस्पेक्शन शैल बी मेड वंस एटलीस्ट इन एवरी 4 आवर, हर 4 घंटे में करेगा जब उसका शिफ्ट चलेगा। Of all the roadways and other places to which persons engaged in the mine or district are required to have access, क्लियर। ओवरऑल कितनी जांच करेगा? देखो यार 8 घंटे का शिफ्ट है, तो 2 बार, ठीक। अब छठवां पॉइंट क्या कह रहा है, द एग्जामिनेशन अंडर सब रेगुलेशन 5, ये जो 5 रेगुलेशन हमने पढ़ा सब रेगुलेशन, उसमें जो भी एग्जामिनेशन किया वो किसके साथ करेगा? फ्लेम सेफ्टी लैम्प या कोई भी अप्रूव्ड अपरेटस, जो गैस वैस चेक करेगा वो किससे? फ्लेम सेफ्टी लैम्प से या किसी भी अप्रूव्ड अपरेटस से करेगा। मेड फॉर द पर्पज एंड इन केस ऑफ अ फायरी सीम, यदि फायरी सीम है, ऑल्सो बिन अप्रूव्ड फॉर डिटेक्टिंग कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अप्रूव्ड बाय द चीफ इंस्पेक्टर, ठीक है। तो जो भी ये पांचवा पॉइंट में इंस्पेक्शन करेगा गैस वगैरह का, वो किसके साथ करेगा? फ्लेम सेफ्टी लैम्प के साथ करेगा, ठीक है। यदि और क्या है, फायरी सीम है, मतलब उस सीम में आग लग जाता है। फायरी सीम किसको बोलते हैं? जिस सीम में जल्दी आग लग जाता है उसको फायरी सीम बोलते हैं, ठीक है। तो फायरी सीम में अपन कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर से भी चेक करेगा। जो भी पांचवा में ये जो हमने इसमें जो जो चेक करने बोला गैस वगैरह, वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस डिटेक्टर भी फायरी सीम में करेगा। क्लियर। फ्लेम सेफ्टी लैंप या कोई भी अप्रूव्ड अपरेटस, जो अपना मिथेनोमीटर फलना डिकना जो आजकल आ गए हैं, वो सब चीज से करेगा, ठीक है। सातवां पॉइंट क्या बोलता है, ओपन कास्ट के केस में देखो, ओपन कास्ट के केस में सरदार क्या क्या करेगा, क्या क्या इंस्पेक्शन करेगा? ओवरहैंग देखेगा कि आपका जो बेंच है उसमें कहीं इस तरीके से ओवरहैंग तो नहीं है कि वो गिर जाए, ठीक है। ओवरहैंग देखेगा, ओवरहैंग समझ रहे हैं? लटकना, लटका, लटका हुआ जो पत्थर है, लटका हुआ पत्थर, उसको ओवरहैंग बोलते हैं, ठीक है। अंडर कट मतलब क्या है, ये बेंच है, बेंच में इस तरीके से अंडर कट हो गया कहीं, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? अंडर कट। ओके, ये बेंच था, इसको अंडर कट बोलते हैं, जो थोड़ा ज्यादा अंदर, समझे? अंडर कट तो समझ रहे होंगे। और क्या देखते हैं? प्रेजेंस ऑफ लूज स्टोन मटेरियल ट्रीज, ये क्वेश्चन आ गया था। लूज मटेरियल ट्रीज विद इन 3 मीटर ऑफ एजेस, मतलब ये आपका बेंच है, ठीक। तो ये एज से 3 मीटर तक, ये एज से 3 मीटर तक आपका क्या होना चाहिए? लूज मटेरियल नहीं होना चाहिए, स्टोन नहीं होना चाहिए, ट्री नहीं होना चाहिए, ठीक है। फुटपाथ जो ट्रेवलिंग के लिए होता है ओपन कास्ट में, उसको देखेगा कि सब कुछ सही है कि नहीं, उसके बन बने हुए क्लियर नहीं दिख रहा है। ओ मागो, क्वालिटी बढ़ाओ आप, ठीक है। हम्म। कैरिंग लोड, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा बड़ा हो, क्या यार। चलो कंटिन्यू करते हैं। ये सारी चीजें देखेगा। फेंसिंग देखेगा, क्वेरी के टॉप में फेंसिंग सही है कि नहीं, ठीक है। डिसयूज्ड पार्ट और अबंडेंट क्वेरीज में फेंसिंग अलोंग फुटपाथ, फुटपाथ में फेंसिंग लगा है कि नहीं, और बेंचेस जहां रिक्वायर्ड है। यूज ऑफ पीपी, जहां क्या है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जहां यूज करना चाहिए वहां पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज हो रहा है कि नहीं, जैसे हाइट में काम हो रहा है
तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या है, हेलमेट लगा रहे हैं कि नहीं लोग, जूता पहन रहे हैं कि नहीं। ओके, तो ये सारी चीजें आपको देखना है कि जो वर्कर हैं जूता पहन रहे हैं कि नहीं, हेलमेट लगा रहे हैं कि नहीं, और हाइट में काम कर रहे हैं तो सेफ्टी बेल्ट लगा रहे हैं कि नहीं। डंप का कंडीशन देखना है कि डंप सही जगह डंप हो रहा है कि नहीं। ओके, डंप का जो बर्म है वो मेंटेन है कि नहीं, ये सारा चीज क्या होता है। ओके, डंप का जो बर्म है वो सही सॉर्ट बना है कि नहीं बना है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ओपन कास्ट के केस में देखना है। अब ये देख रहा है ऑन द कंप्लीशन ऑफ शिफ्ट। शिफ्ट जब कंप्लीट कंप्लीट होगा तो सरदार क्या करेंगे, कंप्लीशन शिफ्ट में रिकॉर्ड करेंगे जो आपका बॉन्ड पेज बुक में रिपोर्ट राइटिंग जो हम बोलते हैं। ये जो पांचवा और छठवां पॉइंट हमने जो पढ़ा अंडरग्राउंड के केस में और ओपन कास्ट के केस में, जो जो इंस्पेक्शन पढ़ा वो शिफ्ट के एंड में रिपोर्ट राइटिंग में अपन क्या करेंगे, बॉन्ड पेज बुक में लिखेंगे। एवरी सच रिपोर्ट शैल बी एक्यूरेट रिपोर्ट ऑफ इंस्पेक्शन एंड शैल इंक्लूड। ठीक है, जो ऊपर किया वो सब चीजें तो हम लिखेंगे ही, जो ऊपर हमने। हाँ, बर्म सरदार का ड्यूटी मतलब आपका डंपिंग सही है कि नहीं एक बार देख लेंगे। ठीक है, बर्म ठीक है, बर्म ये सरदार में नहीं आता है, तो ये थोड़ा बर्म निकल गया था मुंह से। हम्म, द डिटेल्स रेफर टू इन सब रेगुलेशन 5 एंड 6। जो आपका रिपोर्ट राइटिंग करेंगे उसमें क्या क्या लिखेंगे, पांचवा और सातवां जो हमने ऊपर पढ़ा वो सारा चीजें क्या कि डंपिंग बस मानो। ठीक है, बर्म वर्म मत बोलो, डंपिंग बस देखो कि डंपिंग सही है कि नहीं। पांचवा पांचवा और सातवां जो हमने पढ़ा, ठीक है, वो सारा रिपोर्ट राइटिंग में लिखाएगा। ओके, तो रिपोर्ट राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट था। और क्या लिखेगा रिपोर्ट राइटिंग में, नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग अंडर हिज चार्ज। देखो ये शायद क्वेश्चन आपके एनसीएल में आया था कि इनमें से क्या नहीं इंक्लूड है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंक्लूड है कि उसके अंदर में कितने नंबर ऑफ पर्सन थे। तो शिफ्ट शिफ्ट के दौरान ड्यूरिंग हिज शिफ्ट उसने किसी को इंस्ट्रक्शन दिया हो, ठीक है, सेफ्टी से रिलेटेड कोई इंस्ट्रक्शन दिया है, सेफ्टी टॉक दिया है, तो वो भी आपका रिपोर्ट राइटिंग में लिखेगा। 3 मीटर यार, ये लूज स्टोन वाला तो 3 मीटर एवरग्रीन है। चौथा पॉइंट क्या बोला है, डेट एंड टाइम ऑफ इंस्पेक्शन। ठीक है, जब इंस्पेक्शन किया उसका समय क्या है, डेट तो चलो लिखना ही है, तो उसका डेट और टाइम जो उसने इंस्पेक्शन किया पांचवा और सातवां उसका टाइम क्या था। सिग्नेचर ऑफ द सरदार, लास्ट में सरदार का सिग्नेचर रहेगा। एंड द डेट एंड टाइम व्हेन द रिपोर्ट वाज रिटन, और जब रिपोर्ट लिख रहा है उसका डेट और टाइम भी उस रिपोर्ट राइटिंग में रहेगा। ठीक है, नौवां पॉइंट क्या बोलता है, इन द केस ऑफ अ शाफ्ट इन द कोर्स ऑफ बीइंग sunk द कंप्लेंट पर्सन सेल। वो शाफ्ट जो कि अभी खुदाई ही हो रहा है, इन द कोर्स ऑफ बीइंग संक मतलब अभी शाफ्ट का खुदाई ही हो रहा है, शाफ्ट अभी खोदना कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उस केस में क्या किया जाएगा, हैव एंटायर चार्ज ऑफ द शाफ्ट बॉटम इन हिज शिफ्ट रिमेन इन द शाफ्ट व्हाइल पर्सन्स आर एट वर्क एट द बॉटम ऑफ द शाफ्ट। मतलब ये शाफ्ट है, इसकी खुदाई हो रही है, तो जब तक वर्कर शाफ्ट के बॉटम में है तब तक अपन क्या करेंगे, नंबर ऑफ क्या लिखे हुए, एक मिनट यार कमेंट नहीं पढ़ा। रोशन, नंबर ऑफ माइन इंस्पेक्शन 3 और 2। 8 घंटे के शिफ्ट में 2 ही इंस्पेक्शन होगा यार। ठीक है, 8 घंटे के शिफ्ट में 2 ही इंस्पेक्शन होगा, एक स्टार्टिंग में 2 घंटे के अंदर हो जाएगा, फिर 6 घंटे तो आपका यही हो गया, फिर अगला 4 से पहले आपका शिफ्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 ही इंस्पेक्शन होगा। 1 मिनट में चार्ज लगा लूं, कहाँ गया चार्जर। 3 इंस्पेक्शन। दो तीन, दो तीन, तीन कैसे होगा यार, 1-2 घंटा तो शुरू में ही तुम्हारा बर्बाद हो गया इंस्पेक्शन करने में। 3 इंस्पेक्शन, 3, 4 3, 4 4 8, 2 10। अच्छा, चलो इसको मैं फैकल्टीज से या किसी माइंस सॉरी ना, सुनो ना, जो अंडरग्राउंड में काम करते हैं ना, मैं उससे कंफर्म करके आपको 2 या 3 बता देता हूँ। ठीक है, चलो अब 3 बोल रहे हो तो 3।
जब शिफ्ट रेगुलर नहीं चलते हैं तो 3। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक, 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 ठीक। ठीक है। अंडरग्राउंड का उतना आइडिया नहीं है क्योंकि अपन 4 घंटा का अंदाज़ा से 2 बता रहे थे। ठीक, ठीक, 3, 3, 3 करते हैं। और ना एक बार जो अंडरग्राउंड में मेरे पहचान के लोग काम करते हैं, उनसे मैं एक बार कन्फर्म कर लूँगा। ठीक है, ये 2-3 वाला अपन कर लेंगे। एक इंस्पेक्शन 2 आवर के अंदर होगा, बाकी 4-4 आवर के अंदर। अच्छा, चार्जिंग भी तो देगा। ठीक, ये जो एक भाई ने लिखा ना कंटिन्यूअस वाला, वो केस सही लग रहा है कि अगर कंटिन्यूअस होगा तो 2, और शिफ्ट अगर रेगुलर नहीं चलता है तो 3। ये हो सकता है, बाकी ये 2 या 3 जो भी है। फेंसिंग के वक़्त कौन मौजूद होता है? वो यार जिसको माइनिंग का बंदा तो आजकल तो सिविल वाले को दे देंगे यार। एक बार कंफर्म करो बिल्कुल यार, ये मैं ना इसको कल कंफर्म करके बताता हूँ जो अंडरग्राउंड में काम कर रहे हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, शाफ्ट जब खुदाई हो रहा है तो क्या करेगा, उसका पूरा एंटायर चार्ज सरदार के पास रहेगा, और लास्ट पर्सन रहेगा, वो बाहर निकलने वाला लास्ट पर्सन रहेगा। ठीक है, जो बाहर निकलने सबको, मतलब ओवरऑल वो एक जिम्मेदार आदमी है। ठीक, ओवरऑल जो जिम्मेदार आदमी है उसके निकले के बिना क्या, ऐसे चलो ना यार, लास्ट में अपन डिस्कस कर लेते हैं, अपन बढ़ते हैं यार, 5:13 हो गया देखो, देखते ही देखते। बी द लास्ट पर्सन एंड असेंड द शाफ्ट एट द एंड ऑफ हिज शिफ्ट, जो जितने लोग काम कर रहे हैं पहले सबको ऊपर भेजेगा, फिर खुद ब खुद आएगा। ठीक है, फिर खुद आएगा, सक्सीड इमीडिएटली बाय अनदर शिफ्ट। ही shall not leave the button of the shift until after the descent of his reliever of the succeeding shift। अगर सक्सीडिंग कंटिन्यूअस चल रहा है तो जब तक उसको कोई आके चार्ज ना ले ले तब तक वो उस जगह को नहीं छोड़ेगा। ठीक है, और या तो बाहर निकलना है तो सबसे लास्ट में कौन निकलेगा, सरदार निकलेगा। थिंकिंग शाफ्ट की बात हो रही है ना। आफ्टर ईच राउंड ऑफ शॉट्स द बिगिनिंग ऑफ एवरी शिफ्ट एंड एवरी वर्क in the shaft for a period exceeding 2 hours shall examine the sides of the shaft and remove all loose pieces before persons are allowed to descend। वही चीज है कि आफ्टर ईच राउंड ऑफ शाफ्ट मतलब एक बार ब्लास्टिंग किया, जब जब हम ब्लास्टिंग करेंगे, या और बिगनिंग ऑफ एवरी शिफ्ट, दो दो कंडीशन यहाँ बोल रहा है देखो। एक तो जब शाफ्ट के अंदर ब्लास्टिंग करेगा, ठीक है, एक ये कंडीशन है कि एक बार ब्लास्टिंग किया, और क्या दूसरा कंडीशन है कि शिफ्ट चालू हो रहा है। ठीक है, शिफ्ट चालू हो रहा है और ये क्या है, ब्लास्टिंग किया, उसके बाद क्या करेगा, उस जो एंड आफ्टर एवरी सेशन ऑफ वर्क इन द शिफ्ट फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 2 आवर, और 2 घंटा से ज्यादा। तीन कंडीशन है, एक तो ब्लास्टिंग हुआ, एक शिफ्ट चालू हो रहा है, और क्या 2 घंटे से ज्यादा के लिए वहां काम रुका है, तो उस केस में क्या करेगा, वो सरदार जाएगा, एग्जामिन करेगा शाफ्ट के साइड को, और रिमूव ऑल लूज पीस बिफोर पर्सन आर अलाउड टू डिसेंड। ठीक है, तीन कंडीशन था, या तो शिफ्ट चालू हो रहा है, या तो ब्लास्टिंग हुआ है, या तो 2 घंटे के लिए काम रुका है। तो उस केस में सरदार जाएगा नीचे और शाफ्ट के साइड को चेक करेगा कि कोई लूज मटेरियल तो नहीं है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अवॉइडेंस ऑफ डेंजर कल हमने पढ़ चुका। ठीक है, वर्किंग एट हाइट हो गया। अब क्या है, जनरल प्रिकॉशन, देखो क्या है जनरल प्रिकॉशन। ठीक है, जनरल प्रिकॉशन क्या है, नो पर्सन सेल कट और रिमूव कोल फ्रॉम और इन द विसिटी ऑफ एनी प्लेस अनलेस इट इज हिज ऑथराइज्ड वर्किंग प्लेस। ठीक है, कोई भी पर्सन कोल को रिमूव तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसका ऑथराइज प्लेस वर्किंग प्लेस है, तो ऑथराइज वर्किंग प्लेस रहेगा, तभी उस जगह पे जाके वो क्या करेगा, कोई कोल को काटेगा या निकालेगा। ठीक है, ऑथराइज कौन करता है, मैनेजर करता है। एवरी पर्सन सर केयरफुली एग्जामिन हिज वर्किंग प्लेस बिफोर कमेंसिंग वर्क एंड ऑल्सो इट्स इंटरवल ड्यूरिंग द शिफ्ट। ठीक है, जितने भी आदमी जो कोल माइंस के अंदर गए हैं काम करने के लिए, वो अपने वर्किंग प्लेस को केयरफुली एग्जामिन कर लेंगे। मान लो शटल कार ऑपरेटर है, एसडीएल ऑपरेटर है, तो पहले पूरा अच्छे से एग्जामिन कर लेगा। ठीक है, एग्जामिन कर लेगा, और इंटरवल ड्यूरिंग द शिफ्ट, शिफ्ट के बीच बीच में भी एग्जामिन करते रहेगा। इफ एनी डेंजरस कंडीशन इज ऑब्जर्व, अगर कोई सा भी डेंजरस कंडीशन अगर उसे लगता है, तो सीज ऑल वर्क एट द प्लेस। ठीक है,
उस प्लेस की जगह का सारा काम को सीज कर दिया जाएगा एंड शैल आइदर टेक इमीडिएट स्टेप्स टू रिमूव सच डेंजर और इन्फॉर्म एन ऑफिशियल और कॉम्पिटेंट पर्सन इन चार्ज ऑफ द माइन और डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, मान लो आप एसडीएल ऑपरेटर हो, एसडीएल ऑपरेटर है, अगर उसको काम आपको क्या मिला, वहाँ पास दिखा कि कुछ डेंजर है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस जगह को सीज करवाना है। ठीक है, और या तो उस वो डेंजर खुद से हट सकता है, तो उसको खुद, जैसे आपका कहीं ओपन तार दिख गया तो जाके क्या करेंगे आप, स्विच बोर्ड में जाके, स्विच बोर्ड बोल रहा हूँ, स्विच गियर जो रहता है अंदर जाके उसको बंद कर देंगे, ऑफ कर देंगे। तो वो क्या हो गया, इमीडिएट स्टेप हो गया। ठीक, अगर ये इमीडिएट स्टेप लेने लायक चीज नहीं है तो इन्फॉर्म करेंगे ऑफिशियल्स और कॉम्पिटेंट पर्सन, मान लो आपके सरदार ओवरमैन है, उनको आप इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, इंचार्ज ऑफ द माइन और डिस्ट्रिक्ट। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, where several persons are working together and one of them is in charge, the examination required under regulation 2 shall be made by the person in charge। ठीक है, अब एक जगह पे क्या होगा, दो तीन लोग काम कर रहे हैं, तीन चार लोग काम कर रहे हैं, तो उनमें क्या है, जो इंचार्ज रहेगा वही क्या करेगा, ये एग्जामिनेशन जो है रिक्वायर्ड, जो सब रेगुलेशन 2 में बोल रहा है, अपना वर्क प्लेस को देखना है, तो वो क्या करेगा, अ, उसमें वो खुद वो करेगा, जो इंचार्ज रहेगा। ठीक है, चौथा पॉइंट, एवरी पर्सन कटिंग कोल एंड एवरी पर्सन ऑपरेटिंग अ कोल कटिंग मशीन, जो मशीन चला रहा है, ठीक है, और कोई भी कटिंग लोडिंग मशीन चला रहा है, तो वो इंश्योर करेगा कि डू नॉट एक्सीड डायमेंशन स्पेसिफाइड इन दैट बिहाफ बाय द रेगुलेशन। ठीक है, तो डायमेंशन है उस जगह का, जो चौड़ाई है वो जो रेगुलेशन में दिया है उससे ज्यादा चौड़ाई ना रहे। नो पर्सन shall carry or be permitted to carry any load along a road or footpath having an inclination of 30 degree or more from the horizontal। देखो ये पांचवा पॉइंट क्या बोल रहा है, पहले क्या होते थे माइंस में, लोडर काम करते थे। लोडर क्या होते थे, झोड़ी बोलते हैं ना, बेलचा जो सर में लेके ढोते हैं उसको क्या बोलते हैं, जाएगा तो फर्स्ट, ठीक है ना, उसको अपन डिस्कस कर लेंगे। हाँ, ये पॉइंट क्या बोल रहा है, पहले क्या होते थे, लोडर काम करते थे। लोडर क्या करते थे भाई, सर में बेलचा रख के उसमें कोयला लेके ढोते थे। ठीक है, तो कोई भी परमिशन क्या बोल रहा है, 30 डिग्री से ज्यादा इंक्लिनेशन रहेगा हॉरिजॉन्टल में, है इंक्लिनेशन 30 डिग्री, 30 डिग्री या 30 डिग्री से ज्यादा, मतलब 30 डिग्री भी इंक्लूड हो रहा है, तो वहां क्या करेगा भैया, वो ढोने का काम नहीं करेगा। ठीक है, 30 डिग्री या 30 डिग्री से ज्यादा इंक्लिनेशन है तो वहां ढोने का काम नहीं करेगा। और उस जगह पे क्या करेंगे हम, every road or foot along roadway footpath having inclination 30, every road or footpath along which loads are carried by human agency shall comply with the following requirement namely। ठीक है, जहां भी क्या होगा, बोझा होएगा। ठीक है, टोकरी बोल सकते हैं, झौड़ी बोल रहा हूँ। ठीक है, टोकरी। अब जहां ये काम हो रहा है कि आदमी सर पे कोयला को ढोने का काम कर रहा है, वहां क्या क्या होगा कि वहां जो चलने का रास्ता है उसकी चौड़ाई क्या होनी चाहिए, 1 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इट्स ब्रेथ शैल नॉट बी लेस देन 1 मीटर। हर एक रोड व फुटपाथ जहां आदमी सर पे कोयला लेके ढो रहा है, ठीक है, लोड जो भी है आदमी के द्वारा ढोया जा रहा है, तो उसकी चौड़ाई क्या होगी, 1 मीटर से कम नहीं होगी। एक ये केस हो गया। और यदि इसका इंक्लिनेशन 15 डिग्री से ज्यादा होता है, जो ढो रहा है उस जगह का रास्ता का इंक्लिनेशन यदि 15 डिग्री से ज्यादा होता है, तो क्या करेंगे अपन, स्टेप्स बना देंगे। स्टेप्स मतलब सीढ़ी। ठीक है, स्टेप्स बना देंगे। और क्या बोल रहा है, वर्टिकल हाइट जो है वो 0.18 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। वर्टिकल हाइट क्या ये होता है, वर्टिकल हाइट जो है वो 0.18 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। और द डिस्टेंस, और ये हॉरिजॉन्टल है, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है ये 0.35 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो रहा है ये क्या बोल रहा हूं मैं। ओके, एक तो क्या है, चौड़ाई 1 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, और इंक्लिनेशन यदि 15 डिग्री से ज्यादा होता है, इंक्लिनेशन यदि 15 डिग्री से ज्यादा होता है तो अपन क्या करेंगे, सीढ़ी बना देंगे। सीढ़ी में ये वर्टिकल है, जो ऊंचाई है वो 1.8 0.18 मीटर से 0.18 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और ये जो चौड़ाई है वो 0.35 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके।
क्या बोल रहे हो? ट्रैवलिंग रोड में अगर बेल्ट कन्वेयर हो तो कितना होगा? ट्रैवलिंग रोड में बेल्ट कन्वेयर हो तो बेल्ट कन्वेयर के बगल में 1 मीटर से कम चौड़ाई नहीं होना चाहिए। ठीक है। और ये क्या 7 डे 30 डे वाला अलग से क्लास बोल रहे हैं ना, उसका देखो नोट्स हमारे ऐप में अवेलेबल है। चलिए ठीक है, उसको अलग से एक क्लास करवा देते हैं ताकि थोड़ा याद रहे। 1/3 क्या बोल रहे हो? ग्रेडियंट 1/3 हो तो इंक्लाइन कितने डिग्री होगा? उसको 56 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 3 × 3 26, 3 9 जा मतलब 18 डिग्री के आसपास होगा। 30 डिग्री वाला फिर से। ये 30 डिग्री क्या बोल रहा है देखो, कोई भी आदमी लोड कैरी उस जगह पे नहीं करेगा जहां पास इंक्लिनेशन 30 डिग्री से ज्यादा हो। ठीक है, 30 डिग्री से ज्यादा इंक्लिनेशन है तो बंदा लोड को कैरी करके उस जगह पे नहीं चलेगा। ठीक, ये हो गया। और ये वाला तो समझ में आ ही गया। जहाँ चलता है 15 डिग्री से ज्यादा हुआ, मतलब कुल मिला के ये क्या कहना चाह रहा है देखो, 15 डिग्री से 30 डिग्री तक तो ये सीढ़ी वाला काम चल जाएगा, लेकिन 30 डिग्री से ज्यादा होगा तो बोझा ढोने नहीं देंगे। ठीक है, ये बोझा ढोने वाला जो बात है, वहाँ ये दोनों लाइन को मिलाया जाए, पांचवा और छठवां पॉइंट को मिलाया जाए तो 15 डिग्री से ज्यादा में तो अपन सीढ़ी वाले में चला देंगे, लेकिन 30 डिग्री से ज्यादा होगा तो सीढ़ी भी नहीं चलेगा। ठीक है, उस केस में आपको बोझा ढोने देंगे ही नहीं। क्लियर? For the purpose of this sub-regulations, gangs planks used for loading purposes shall not be deemed to be part of a footpath, provided that every gangplank shall be so inclined or constructed as to give a secure foothold। गैंग क्या होता है? आप एक ये देखे होगे पटरा जैसा, गैप गैप में पटरा जैसा लगा देते हैं। ठीक है, गैप गैप में जो पटरा जैसा लगा देता है उसको बोलते हैं गैंग प्लैंक। सीढ़ी देखे होंगे, गैप रहता है। ओके, तो ये सीढ़ी के लिए क्या करेगा? गैंग प्लैंक्स यूज फॉर लोडिंग पर्पस शैल नॉट बी डीम्ड टू बी पार्ट। अबे यार, बैटरी तो चार्ज लगाया था यार। एक मिनट भाई, दो। एक मिनट ना वेट करना। एक इन्वर्टर कनेक्शन वहां नहीं था, लाइट है नहीं। गया गया गया, हाँ बचा। लाइट है नहीं, इन्वर्टर कनेक्शन वहां था नहीं जहाँ मैंने लगाया था, ध्यान नहीं था। चलिए, लोकेशन चेंज करना पड़ा। कंटिन्यू करते हैं यार। आज क्लास कितना बजे है विनोद सर का? 96 में भी 30 डिग्री में भी सीढ़ी दिया है दोनों। बाबा, ये ना बोझा ढोने वाला सीढ़ी है। ठीक है, वो चलने वाला सीढ़ी था, यहाँ बोझा ढोने की बात हो रही है। ठीक है, कंफ्यूजन दूर करो। वहाँ क्या था? सिर्फ चलने वाली बात थी कि लोग आना जाना कर रहे हैं, और यहाँ क्या है? सर में बोझा लेके ढो रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंस है। ओके, तो कंफ्यूज मत हो। कितना बजे क्लास है? 5:45 ना। लो ना, इसको कंप्लीट करते हैं। नो पर्सन शैल बी एम्प्लॉयड टू लिफ्ट कैरी मूव अ लोड सो हेवी इज लाइकली टू कॉज बॉडली इंजरी।
अब देखो उसमें क्या था, लोडर वाले केस में क्या होता था, जो जितना ज्यादा बोझा ढोएगा, मतलब जितना वो क्या वो लिखे थे, टोकरी, जितना टोकरी जो ढोएगा उसको उतना इंसेंटिव मिलता था। तो क्या करते थे लोग, ज्यादा ज्यादा अपन कोयला लोड करके ढोते थे। ठीक है, तो उसमें इंजरी और हेल्थ में होने का मतलब खतरा था, तो कोई भी बंदा ओवरलोड कोयला नहीं ढोएगा। ठीक है, और वेदर रिस्क ऑफ बॉडली इंजरी टू हेल्थ इज इन्वॉल्व इट शैल बी रेफर टू द चीफ इंस्पेक्टर। यदि कोई डाउट होता है कि हमको कितना बोझा ढोना चाहिए, तो वो चीफ इंस्पेक्टर डिसीजन के लिए देगा। क्लियर? Every person shall ensure that tool, woods, stones, or other articles are not put down or allowed to remain in or near a shaft or deep gallery where work is going on in such position as may result in their falling into the shaft or gallery। ठीक है, कोई भी बंदा, कोई भी, क्या लिखे हो विकास, every person shall ensure that tools, woods, stone or other articles are not put down or allowed to remain in or near a shaft। ठीक है, शाफ्ट में क्या करेंगे, किसी भी लकड़ी वकड़ी को फेंकेंगे नहीं, और उसके नियर में भी नहीं ले जाएंगे जहाँ काम कर चालू है। ओके। नो पर्सन शैल वर्क और बी परमिटेड टू वर्क अलोन इन एनी रिमोट पार्ट। अब भाई इतना बड़ा खदान है, तो कहीं किसी को अकेले काम नहीं करना है। ठीक है, ताकि एक्सीडेंट यदि हो जाए तो उसको खोजा ना जा सके या असिस्ट ना किया जा सके, कहीं जाके अकेले काम नहीं करना है। 10वां पॉइंट क्या बोला है, कोई भी इनएक्सपीरियंस पर्सन शैल बी एम्प्लॉयड इन माइन फॉर एनी वर्क वेयर बाई ही और अदर पर्सन कैन बी सीरियसली इंजर्ड एक्सेप्ट अंडर द सुपरविजन एंड गाइडेंस ऑफ द एक्सपीरियंस पर्सन। किसी भी मतलब देखो कोई नया बंदा को ये नहीं कि कोई काम अपन थमा देंगे, वो किसके अंडर काम करेगा, एक्सपीरियंस पर्सन के काम ही करेगा। ठीक है, जैसे अब रूफ को ही झाड़ना है या कुछ करना है, वो सब क्या है, एक्सपीरियंस्ड पर्सन के अंदर ही काम करेगा। अब चलिए कुछ बंटन बता दें। बंटन सिद्धार्थ सर ने बताया होगा। ठीक है, 3 मीटर से जब ज्यादा हाइट होता है, 3 मीटर से हाइट जब ज्यादा होता है, तो उस केस में अपन क्या करते हैं, बंटन यूज करते हैं। बंटन एक तो इस तरीके का शेप रहता है। ठीक है, इस तरीके का शेप रहता है, या तो टी शेप का रहता है, या तो टी शेप का रहता है। इसको क्या करते हैं, ये वाला जो निकला हुआ है ना, इसको अपन पिलर में फिक्स कर देते हैं, ये निकला हुआ पोर्शन को पिलर में फिक्स कर देते हैं। ठीक, और अपन क्या करते हैं, इसके ऊपर चढ़ के एग्जामिनेशन ऑफ रूफ करते हैं। ठीक है, ये समझ लो, या तो सीढ़ी 3 मीटर से ज्यादा है तो अपन कैसे रूफ को वो करेंगे, या तो ऐसे सीढ़ी लगा देंगे, सीढ़ी के ऊपर चढ़ के इस रूफ को एग्जामिनेशन कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं भैया, अपन यहाँ पास एक बंटन लगा दिए। ठीक है, यहाँ पास इस चीज को यहाँ पास अपन लगा दिए, वो जो निकला हुआ पोर्शन है वो क्या करेंगे, अपन पिलर के अंदर डाल देंगे। ठीक, और इस तरीके से ये ऐसे फिक्स हो जाएगा यहाँ। इसके ऊपर चढ़ के अपन रूफ का एग्जामिनेशन कर सकते हैं। ड्रेसिंग भी करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ड्रेसिंग एग्जामिनेशन। अब मान लो हैंगिंग रूफ है तो उसको ड्रेसिंग भी करना होगा, तो ड्रेसिंग भी करते हैं। ठीक है, तो बंटन मेनली क्वेश्चन इससे अराइज हो सकता है कि कब यूज करते हैं, जब हाइट आपका 3 मीटर से ज्यादा गैलरी का हाइट होता है, उस केस में आपका बंटन यूज करते हैं। तो क्वेश्चन यही अराइज होगा, और क्यों यूज करते हैं, एक तो रूफ का एग्जामिनेशन करने के लिए, और रूफ के ड्रेसिंग करने के लिए। ठीक, साइज तो एग्जैक्ट नहीं है यार, बंटन का इमेज बहुत खोजा यार हमने गूगल में, वो सॉरी, एक माइंस में सिद्धार्थ सर जहाँ ट्रेनिंग किए हैं, उस माइंस में यूज होता था। तो उन्होंने वहाँ के एक बंदे को बोला है कि फोटो भेजे, अभी तक वो फोटो आया नहीं है। वो फोटो आएगा सिद्धार्थ सर आपको दिखा देंगे। 10वां यूनिट का आज मैं क्वेश्चन ही बनाता हूँ। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन पॉसिबल है उसको करके। इंग्लिश का तो तुरंत अपलोड हो जाएगा, हिंदी टाइप होने में 1-2 दिन लगेगा, हिंदी वाला भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर अपन कंटिन्यू करते हैं। आज देखते हैं बीच में कोई टाइम मिलेगा तो 1 घंटा पहले डाल के अपन क्लास लेंगे। ठीक है, आज 133 से चालू करेंगे। शाफ्ट में भी होता है बंद, शाफ्ट में लाइनिंग एक जगह पढ़ा था मैंने, इसलिए कल मैंने शाफ्ट का बताया था कि जो शाफ्ट का लाइनिंग करते हैं वहाँ बंटन कुछ ऐसा यूज होता है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, रूफ मेन है आपका। टेस्ट, टेस्ट ना 2-3 दिन में रात में यार 1 घंटे पहले मैं वो करूंगा, क्योंकि आज शायद बहुत क्लासेस है आपका, बीच में देखता हूँ कोई टाइम मिलेगा तो उसमें मैं एक क्लास ले लूंगा। ठीक है,
ऐप में भी डाल देता हूँ यार नोट्स। मैं आजकल व्हाट्सएप में तो डाल रहा हूँ, ऐप में नहीं डाल पा रहा हूँ। हाँ, ये एक चीज़ अच्छा बोल रहे हो, अकॉर्डिंग टू सिलेबस सीएमआर नंबर बता दूंगा, ठीक है। ओके सर, भाई सर क्लास भी है। ठीक है, ओके, बाय बाय बाय, लो बाय। हिंदी से सीएमआर का मिला नहीं क्वेश्चन। अच्छा, हिंदी वालों को थोड़ा सा प्रॉब्लम, चलो उसके लिए अपन एक टीम लगा हुआ है हिंदी के लिए, अपन उसके लिए ट्राई करते रहते हैं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास है आप लोगों का। हाँ, वो पर डे मिनिमम क्वेश्चन ना 1-2 दिन में चालू हो जाएगा, और वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है क्वेश्चन बनाने के लिए। वो 1-2 दिन में आपका चालू हो जाएगा, वो पर डे 20 क्वेश्चन वाला जो बोल रहा है। ठीक है, गुड डे।